अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमने जो है वो फर्दर नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको स्टडी करना था। दैट इज़ अबाउट द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि कल हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो था मॉलिक्यूलर सीजर्स के बारे में कि मॉलिक्यूलर सीजर्स होती क्या हैं। और हमने पढ़ा था कि वो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए को ख़ास सीक्वेंसेस पे जाके ख़ास तरतीब ख़ास न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होते हैं जिसको पहचानते हैं और फिर उसको पहचानने के बाद वहाँ बाइंड करते हैं और बाइंड करने के बाद वहाँ से डीएनए को कट कर देते हैं। दैट्स व्हाई दे हैव गॉट द नेम एंडो न्यूक्लियसिस। आज की क्लास में जो हमने पढ़ना है वो अगला टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट द मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर से क्या मुराद है। तो आपको उस दिन भी जिक्र हुआ था कि जब भी हमने डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है तो उसके लिए जो दो चीज़ें हमें चाहिए, एक तो वो कैंचियाँ, वो सीजर्स जिससे हमने डीएनए को काटना है, और दूसरा वो वेक्टर जिसके ज़रिए हमने डीएनए को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर मुंतकिल करना है। मसलन ह्यूमन जीन को उठाना है आपके ह्यूमन क्रोमोसोम से, जैसे आपके सामने ये फिगर ड्रॉ हुई हुई है। यू कैन सी इन दिस फिगर के यू हैव द ह्यूमन सेल्स, और ह्यूमन सेल के अंदर से ह्यूमन डीएनए निकाला, ह्यूमन डीएनए के अंदर से एक फ्रेगमेंट निकाल लिया एंडोन्यूक्लियसिस को इस्तेमाल करते हुए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए। अब आप गौर कीजिएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए हमने एक ख़ास इंसुलिन की जीन फ़र्ज़ करें वो निकाल ली। दूसरी तरफ हमने क्या किया, बैक्टीरिया से उसका प्लाज्मिड लिया। मेन डीएनए जो ब्लू कलर का है वो नहीं पिक किया हमने, उसका प्लाज्मिड पिक किया। उसको भी हमने एंडोन्यूक्लियसिस से काटा ताकि दरमियान में खाली जगह डेवलप हो जाए। और अब हमने इनके स्टिकी एंड्स, आप गौर से देख सकते हैं कि इनके दोनों के पास जो है वो यहाँ पे फ्री एंड्स मौजूद हैं। इन स्टिकी एंड्स के ज़रिए इनको आपस में आपने क्या कराना है, लाइगेट कराना है, जोड़ना है। और उसके बाद अब आपके पास ये जो डीएनए आता है जो कि दो डिफरेंट सोर्सेज का है, एक ह्यूमन जीन है इसके अंदर और दूसरा बैक्टीरियल जीनोम है। तो बैक्टीरियल जीनोम गलत वर्ड है, बैक्टीरिया से बिलोंग करता हुआ डीएनए है। एक का सोर्स डीएनए का बैक्टीरिया है, दूसरे के डीएनए का सोर्स ह्यूमन है। तो अब आपके पास ये जो डीएनए आ गया है इस तरीके से, इसको आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब आप इस ऑफ़र करेंगे दोबारा से होस्ट सेल को, और जाहिर है बैक्टीरिया का डीएनए है तो बैक्टीरिया को एज अ होस्ट यूज़ करेंगे, उसको ऑफ़र करेंगे, ये उसको इनटेक कर लेगा। तो दिस इज़ हाउ आपके पास आपका जो बैक्टीरिया आ गया है इसके अंदर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है। अब जाहिर है जब भी ये मल्टीप्लाई करेगा, अपनी जितनी भी कॉपीज़ बनाएगा, सबके पास जो है ये वाला प्लाज्मिड जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला प्लाज्मिड है ये उनके पास मौजूद होगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आपके पास अब लगातार ये प्लाज्मिड क्या करेगा कि लगातार ये जो आपको डॉट से नज़र आ रहे हैं, दीज आर द इंसुलिन मॉलिक्यूल्स जो कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए ने अब प्रोड्यूस कराना शुरू कर देने थे। तो दिस इज़ हाउ आप जो है, अब उसने दो आपके सामने यहाँ पे डायमेंशंस आपको दिखाई हुई हैं कि एक तरीका कार तो उसने आपको बता दिया कि अब इंसुलिन प्रोडक्शन करानी है, इसको मैस लेवल पे ले जाएं, बड़े बड़े प्लांट्स लगा लें और आप उससे इंसुलिन बनाना शुरू कर दें और बाद में फिर इंसुलिन को मार्केट में सप्लाई कर लें। और दूसरा तरीका कार कि अगर आप दोबारा से इंसुलिन की जीन जो है वो उसको दोबारा से आइसोलेट करना चाहते हैं तो यहीं से डीएनए जो है उसको ब्रेक करें, दोबारा से आपके पास इंसुलिन की जीन आ जाएगी और उसको फिर कहीं और आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या टारगेट करना चाह रहे हैं या इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर वेक्टर से मुराद क्या है, इज समथिंग, वेक्टर से मुराद कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाए उसको आप वेक्टर कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए वो कहता है कि आपको वेक्टर चाहिए होता है, और वेक्टर हमारे पास आमतौर पे दो तरह के होते हैं। एक तो उसने आपको यहाँ दिखा दिया प्लाज्मिड की शक्ल में, जो इसका सोर्स आमतौर पे कोई बैक्टीरिया ही होगा, ज़्यादातर हम एस्करिचिया कोलाई या ई कोलाई को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा हमारे पास जो है वो पॉसिबल वेक्टर जो है वो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। तो यहाँ पर उसने आपके सामने प्लाज्मिड्स को लेकर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो प्लाज्मिड्स असल में होते क्या हैं, दीज आर द नेचुरली फाउंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी क्रोमोसोम के अलावा पाए जाने वाले जो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आपके बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं उनको आप प्लाज्मिड्स कहते हैं। आमतौर पे उनके पास एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस की जीन्स होती हैं और फर्टिलिटी जीन्स होती हैं। और इनमें से जो प्लाज्मिड्स जिनको हम मार्केट में या अपनी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें PSC101 है। इसके पास टेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, यानी टेट्रासाइक्लिन के ख़िलाफ़ जीन मौजूद है। टेट्रासाइक्लिन इसके ऊपर असर नहीं करती, इसको मार नहीं सकते टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा PBR322 है, इसके पास जो है वो टेट्रासाइक्लिन के साथ साथ एक और एम्पीसिलिन ड्रग है, उसके ख़िलाफ़ भी रेजिस्टेंस पावर मौजूद होती है। यानी इन दोनों ड्रग्स के ख़िलाफ़ ये बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास PBR3 वो लिखता है कि जी
आप क्या करते हैं कि इंसर्टिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ऑफ प्लाज्मिड PBR 322 would enable separating out the colonies of bacteria in a medium containing ampicillin and वाइस वर्सा। तो हम क्या करते हैं कि हम PBR 322 जो प्लाज्मिड है इसके अंदर हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं और हम क्या करते हैं कि फिर हम एम्पीसिलिन प्लेट जो बनाते हैं ना बैक्टीरिया की, उसके अंदर हम एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो डाल देते होते हैं। तो चूँकि एंटीबायोटिक आम तौर पे देखो बच्चे, आम तौर पे एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट नहीं होते। जहाँ पर भी एंटीबायोटिक मिलेगी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकती, लेकिन चूँकि इस बैक्टीरिया के पास जिसके पास बैक्टीरिया से मुराद, यानी मैं बार बार बैक्टीरिया इसलिए कह रही हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर ही प्लाज्मिड होता है ना, तो जिस बैक्टीरिया के पास ये PBR 322 प्लाज्मिड होता है, हम फिर उसको ग्रो करते हैं। जब किसी पेट्री डिश के ऊपर ग्रो करते हैं तो हम उस पेट्री डिश के अंदर ग्रोथ मीडियम के साथ एम्पीसिलिन डाल देते हैं। उस एम्पीसिलिन डालने का फ़ायदा ये होता है कि कोई दूसरा बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि एम्पीसिलिन या एंटीबायोटिक मौजूद है, जबकि आपका बैक्टीरिया जो है वो इसके ऊपर ग्रो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसके प्लाज्मिड के अंदर एम्पीसिलिन के ख़िलाफ़ एक्ट करने वाली रेजिस्टेंट जीन जो है वो मौजूद होती है। तो इस तरह से हम इंश्योर हो जाते हैं कि येस, हमारा जो बैक्टीरिया है सिर्फ वही इसके ऊपर, इस ग्रोथ मीडियम के ऊपर ग्रो कर रहा है, कोई दूसरा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे बैक्टीरिया के पास ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस की जीन्स नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है जी टॉपिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए से मुराद क्या है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जो सारी टेक्निक इस्तेमाल होती है वो मैंने आपको बता दी है। इसमें वो यही कह रहा है कि आपने क्या करना है, प्लाज्मिड को कट करना है और उसी एंजाइम के साथ अपने ह्यूमन जीनोम के अंदर से उस जीन को आइसोलेट करना है जिसको आप क्लोन करना चाह रहे हैं, और फिर वो कहता है कि जी जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपने फिर प्लाज्मिड के साथ ज्वाइन कराना है। ज्वाइन कराने के बाद के लिए आपको एक और एंजाइम चाहिए होता है, लाइगेशन कराता है, बाइंड कराता है, यानी दोनों डिफरेंट सोर्सेज से बिलोंग करने वाले डीएनए को लाइगेज एंजाइम बाइंड कराएगा, और उसके बाद आप उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जो कि दो डिफरेंट सोर्सेज से बिलोंग करने वाला डीएनए है, आप उसको किसी होस्ट सेल के अंदर डाल के वहाँ से क्या करेंगे, अब अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट करा देंगे। नेक्स्ट वो आपको कहता है जी एक्सप्रेशन जो है, यानी आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है। अब बनाने के बाद आप उस जीन को, मकसद हमारा क्या था असल में, इंसुलिन की जीन लेना मकसद नहीं था, मकसद ये था इंसुलिन बनवानी है, उसको प्रोड्यूस कराना है, तो ट्रांसलेट कराना है। उस जीन का हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, हमने उस जीन को ट्रांसलेट करा के उसकी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन करानी है, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसकी टीआरएनए के ज़रिए ट्रांसलेशन करानी है ताकि हमारी प्रोटीन इंसुलिन बने, वरना हमें क्या फ़ायदा था इस सारे काम का। अच्छा जी, वो कहता है कि जी आप क्या करते हैं कि वो कहता है अ क्लोन कैन बी अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी ज़्यादा सेल्स भी हो सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म दैट इज़ आइडेंटिकल इन एनी और ओरिजिनल स्पेसिमेन। मैंने आपसे पहले भी कहा था क्लोन कुछ भी हो सकता है, जीन का क्लोन कर रहे हैं तो वो जीन की कॉपी होगी, ऑर्गन का क्लोन कर रहे हैं तो वो ऑर्गन की कॉपी होगी, सेल का क्लोन कर रहे हैं तो वो सेल की कॉपी होगी, आप किसी ऑर्गेनिज्म का क्लोन कर रहे हैं तो वो उसकी कॉपी होगी, आइडेंटिकल कॉपी होगी। तो आपको कहता है कि फिगर 23.3 जो अगले पेज पे आपको दिखा रहा है, ये वाली फिगर, दिस इज़ फिगर 23.3, इसमें वो आपको कहता है कि उसमें आप कंपेयर करेंगे, उसने आपको अगले वाली फिगर 23.3 में वो दो चीज़ें दिखा रहा है। एक आपको बता रहा है कि जी अगर आप वेक्टर के तौर पे प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवाता है और एक्सप्रेशन कराता है, और अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए वेक्टर के तौर पे प्लाज्मिड की बजाय बैक्टीरियोफेज वायरस का इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरीके से ये सारा काम कराएगा। बात समझ आ गई बच्चों? तो अब जो है हमने बैक्टीरिया के लिहाज से तो सारा कुछ पढ़ लिया था, हमने आज पढ़ना है अब जो टॉपिक आपका है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं, आमतौर पे लैम्डा फेज वायरसेस, वो किस तरीके से एक्ट करते हैं एज अ वेक्टर इन केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जी बच्चों, ये आपके सामने एक वायरस उसने आपको दिखा दिया है, वायरस का उसने जीनोम निकाल दिया, डीएनए निकाल दिया, और दूसरी तरफ से आपने ह्यूमन बॉडी से अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल ली हुई है, उसको फॉरेन जीन के तौर पे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपकी ह्यूमन जीनोम से आई हुई जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने बैक्टीरियोफेज यानी वायरस के डीएनए के अंदर डाल देनी है। जब ये उसके डीएनए के अंदर चला जाएगा तो अब बताएं, अब ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया ना। एक इसका सोर्स वायरस का डीएनए और दूसरा सोर्स जो है वो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसकी जीन ऑफ इंटरेस्ट आप क्लोन करना चाह रहे हैं। अब जब आप उसको दोबारा से पैकिंग शेकिंग करा के इस वायरस में डाल देते हैं तो अब वो वायरस जब लैंड करेगा, वायरस
आपको पता है बैक्टीरियोफेजिस का नाम ही बैक्टीरियोफेजिस इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया को खाते हैं। तो जो वो जाएगा तो बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करेगा, तो उसका तरीकाकार क्या है कि वो लैंड करता है, और लैंड करने के बाद क्या करता है, वो होस्ट सेल के अंदर अपना जीनोम डाल देता है और वहाँ पर जाके अपनी कमांड ले लेता है, और सारी की सारी जो है वो अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनवा के एक बैक्टीरियोफेज में से 100 के करीब जो है वो आपके वायरसेस निकलते हैं। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो आ जाएंगी उस जीन की। समझ आ गई बच्चों? तो इस जिस तरीके से हम प्लाज्मिड जो है उसको एज अ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम बैक्टीरियोफेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोनिंग पर्पज़ के लिए एज अ वेक्टर। अच्छा जी, आज इसके अलावा जो हम बात करना चाह रहे हैं वो है जीनोमिक लाइब्रेरी से क्या मुराद होता है। तो जीनोमिक लाइब्रेरी से क्या मुराद है, दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया और द बैक्टीरियोफेजिस क्लोन्स। यानी आप देखो लाइब्रेरी होती क्या है, जिसमें आपके पास किताबों का मजमुआ होता है, जिस टॉपिक की किताब आप चाहें वहाँ से आप लेके उस पर पढ़ सकते हैं। तो जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होगी कि जिसके अंदर आपके पास हर तरह की जीन्स की कॉपी रखी हुई हो, और आपने जिसको भी उठाना है, जिस भी जीन की ज़रूरत है आपको, आप उसको उस लाइब्रेरी में से निकालें, और निकालने के बाद आप क्या करें जी, जाके उसको क्लोन कर दें जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर क्लोन करना चाह रहे हैं, आप किसी फंगस में क्लोन करना चाह रहे हैं, या फिर किसी और पर्टिकुलर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोनिंग करना चाह रहे हैं। तो जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि जीनोमिक लाइब्रेरी से मुराद एक ऐसा मजमुआ है जिसमें आपके पास बैक्टीरिया की प्लाज्मिड की शक्ल में, क्योंकि या तो वो वेक्टर होता है या फिर बैक्टीरियोफेज के क्लोन्स की शक्ल में हमारे पास हर जीन की कॉपी पड़ी हुई होती है, उसको आप क्या कहते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। वो लिखता है कि जीनोम क्या है, दिस इज़ अ फुल सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जीनोम से बार बार मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, आपको पता होना चाहिए कि जीनोम होता क्या है, इससे मुराद क्या है कि आपके पास जितनी भी आपकी जीन्स है उनका किसी भी इंडिविजुअल में पाई जाने वाली उनका जो सेट है, जीन्स का जो सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल जीन्स इज कॉल्ड एज जीनोम। अब वो कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है, इससे मुराद है कलेक्शन ऑफ द बैक्टीरियल या फिर बैक्टीरियोफेज क्लोन्स, और हर क्लोन जो है उसके अंदर डीएनए का एक ख़ास सेगमेंट जो है वो जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मौजूद होगा। कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी अब बनाते कैसे हैं, उसके लिए वो आपको बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका डीएनए आप निकालेंगे, यानी मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, इंडिविजुअल हूँ, आप मेरा डीएनए निकालें और उसको स्लाइस कर दें छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, और फिर उन टुकड़ों को आप वेक्टर के अंदर डाल दें। वो वेक्टर प्लाज्मिड भी हो सकता है, वो वेक्टर वायरस भी हो सकता है, और उसके बाद फिर अगर वो प्लाज्मिड है तो उसको आप उसके होस्ट बैक्टीरिया के अंदर डाल दें। ठीक हो गया? तो ये जो सारी की सारी कलेक्शन होगी उन बैक्टीरियाज़ की जिनके अंदर आपने मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट, मेरी सारी जीन्स के स्लाइसेस डाले हुए हैं, या फिर उन बैक्टीरियोफेज वायरसेस की जिसके अंदर आपने मेरी सारी जीन्स की पीसेस डाले हुए हैं, इनकी कलेक्शन जो होगी वो आपका वो मेरी जीनोम का क्या होगा, लाइब्रेरी होगी। ठीक है जी। अब आप चाहती, अब ये बात तो हमें समझ आ गई कि भाई हमने सारा जीनोम निकाला, किसी का पूरे जीन्स का सेट निकाला, निकालने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया, और उसको फिर हमने बैक्टीरियोफेज को या फिर बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हुए जो है उनके अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करा दिया। अब हमारे पास हर जीन अलग-अलग जो है वो पड़ी हुई है। अब मैं और आप कोई ख़ास जीन पे काम करना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी का फ़ायदा तो उसी तरह है ना कि मुझे कोई ख़ास किताब चाहिए, मैं जाऊँ कैटलॉग खोलूँ, कैटलॉग खोल के उसके अंदर से मुझे पता चल जाएगा जी फ़लानी शेल्फ़ के ऊपर और फ़लानी किताब जो अलमारी है उसकी फ़लानी शेल्फ़ के ऊपर वो किताब रखी है, और मैं सीधी जाऊँगी और जाके वहाँ से वो किताब जो है वो उठा लूँगी। तरीकाकार तो लाइब्रेरी का यही होता है कि देयर इज़ अ कैटलॉग बुक। तो अब जीनोमिक लाइब्रेरी में अगर मुझे कोई ख़ास जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, इंसुलिन के अलावा कोई इंटरफेरॉन की जीन चाहिए, कोई और किसी चीज़ की जीन चाहिए, कोई हीमोग्लोबिन की चाहिए, कोई किसी और प्रोटीन की चाहिए, तो मैंने क्या करना है कि मैं उसके लिए फिर एक कैटलॉग जो है वो तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोब इस्तेमाल करते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी जीन को वहाँ से उस लाइब्रेरी में से निकालने के लिए। प्रोब क्या होता है, दिस इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी जिस भी जीन को मैं वहाँ से निकालना चाह रही हूँ, ढूंढना चाह रही हूँ, उसके उस जीन के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, यानी वहाँ अगर ए लिखा हुआ है तो मेरे पास टी होगा, मेरे स्ट्रैंड के ऊपर टी होगा प्रोब के स्ट्रैंड के ऊपर, वहाँ जी लिखा हुआ है तो मेरे प्रोब के स्ट्रैंड के ऊपर सी लिखा होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? तो मैं उस ख़ास जीन के कुछ न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री यानी ऑपोजिट सीक्वेंस जो होगा वो मैं थोड़ा सा सिंथेसाइज कर लूँगी, जिसको मैं प्राइमर भी एक दफ़ा पहले कह चुकी हूँ, उस तरह का कुछ प्रॉप बना लूँगी और उसको डाल दूँगी जी वहाँ पर। तो जाहिर है वो
प्रॉब जो होगा, वो जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जाके बाइंड करेगा ना, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उस जीन के अंदर ही मौजूद होगा, लिहाजा वो प्रॉब जाके सीधा उस जीन के साथ जाके बाइंड करेगा, और मैं उस बैक्टीरियोफेज को या फिर उस बैक्टीरिया को वहाँ से लेकर उसको जो है इस्तेमाल कर लूँगी फर्दर, उस जीन को उसकी आइसोलेट करके, तो जो भी मुझे उसके लिए करना है वो कर लूँगी। अब आपकी किताब में वो लिखता है कि प्रोब जो है एक ख़ास किस्म का, उसको इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक लाइब्रेरी के अंदर से किसी खास जीन को निकालने के लिए। प्रोब क्या होता है? दिस इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि पेयर कर जाएगा, ज़ाहिर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है ना, तो जाके अपने ख़ास डीएनए का जो सीक्वेंस होगा या टुकड़ा होगा जिसके अंदर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मौजूद होगा, उसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा। कहते हैं अब आपको कैसे पता चलेगा भाई यहाँ मैंने जो प्रोब डाला है वो कहाँ जाके बाइंड किया? तो हम उस प्रोब के साथ कोई ना कोई चीज़ अटैच कर देते हैं, कोई मतलब ग्लो करने वाला कुछ कंपोनेंट, कोई रेडियो एक्टिव सिग्नल प्रोड्यूस करने वाला कोई कंपोनेंट, कोई फ्लोरिसेंट मॉलिक्यूल लगा देते हैं, ताकि वो फ्लोरिसेंट मॉलिक्यूल लगाएंगे तो वो वहाँ चमकेगा, तो जिस बैक्टीरिया की कॉलोनी के अंदर से मुझे चमकना नज़र आएगा या फ्लोरिसेंस नज़र आएगी, मैं उस बैक्टीरिया की कॉलोनी को पिक करूँगी और अपना काम कर लूँगी। और अगर ये नहीं करना तो फिर हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल की लेबलिंग कर लेते हैं, तो वहाँ से वो कुछ खास किस्म की रेडिएशन एमिट होंगी, तो हम कहेंगे भाई इस कॉलोनी के अंदर हमारी वो जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है जिसको हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। अब बाद में हम उस फ्रेगमेंट को निकालेंगे और फिर हम उसको जहाँ मर्जी क्लोन करना चाहें वहाँ पे क्लोन कर लेंगे। ठीक है जी। ये है जी आपके सामने तस्वीर जो कि आपको एक चीज़ बताती है, और वो चीज़ क्या है? दिस इज़ बेसिकली टेलिंग यू अबाउट द जीनोमिक लाइब्रेरी। आपने एक जीन क्लोन करके जीनोमिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कर ली। अब ये आपकी पेट्री डिश के अंदर आपके पास सारे के सारे क्लोन्स मौजूद हैं। अब आपने इसमें से ख़ास जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब जो है उसके ऊपर डाल देंगे, पेट्री डिश के ऊपर। अब पेट्री डिश, पूरी की पूरी पेट्री डिश के अंदर बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ हैं, लेकिन हर कॉलोनी में डिफरेंट जीन मौजूद है। तो जिस जगह पर जाके मेरा प्रोब बाइंड करेगा तो उस जगह से रेडिएशंस जो है वो एमिट होना शुरू हो जाएंगी। तो हम रेडियोग्राफी जब करेंगे तो हमें बैटरी प्लेट के उस हिस्से से जहाँ से रेडिएशंस निकल रही हैं हमें उस हिस्से का पता चल जाएगा, वहाँ से हम बैक्टीरिया को पिक करेंगे। और ये देखें जी नीचे फ्लास्क के अंदर मैंने ग्रोथ मीडियम बनाया हुआ है, उस बैक्टीरिया को मैं उस ग्रोथ मीडियम में डालूंगी, वो मेरे पास कल्चर आ जाएगा, और उसके बाद मैं जो कराना चाहूँ जी मैं उसके साथ करवा सकती हूँ। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। बहुत शुक्रिया आपका, और अच्छे से याद करें, जो बात समझ ना आए वो मुझसे पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।